नोएडा, इंडिया। गर्मी की सुबह। एक ऐसा शहर जो अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। हवा में चमेली की खुशबू और सिकाड़ा की आवाज। यह एक आम सुबह की तरह लग रहा था, लेकिन इस सुबह ने तलवार परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन तलवार के घर में एक तूफान आया था। एक ऐसा तूफान जो उनकी खुशहाल जिंदगी को तहस नहस कर गया। राजेश तलवार, एक रिस्पेक्टेड डेंटिस्ट, ने एक ऐसा मंजर देखा जिससे उनकी रूह कांप गई। एक ऐसा दृश्य जिसे कोई भी पिता कभी देखना नहीं चाहेगा। उनकी बेटी आरुषि अपने बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। उसका कमरा बिखरा हुआ था। हर तरफ संघर्ष के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी को जबरदस्ती छीन लिया हो। डर से वो घबरा गए। उनकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। यह एक ऐसा डर था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वो अपनी पत्नी नुपुर के पास भागे। उनकी आवाज दहशत से भरी हुई थी, जैसे उन्होंने बताया कि कुछ अनथिंकेबल हुआ है। नुपुर भी इस खबर से स्तब्ध रह गईं। आरुषि की हंसी और सपनों से भरी उनकी दुनिया अब मौत के साए में डूब गई थी। एक परिवार जो कभी खुशियों से भरा हुआ था, अब गम और दुख के अंधेरे में खो गया था। कत्ल की खबर आग की तरह फैल गई। पड़ोसी घर के बाहर जमा हो गए। उनके चेहरों पर सदमा और अविश्वास था। पुलिस आ गई। उनके चेहरे गंभीर थे। उनकी नजरें घर के हर कोने को देख रही थीं। जांच शुरू हुई। क्लूज और कॉन्ट्रडिक्शंस का जाल। मर्डर वेपन, एक तेज धार वाला इंस्ट्रूमेंट, गायब था। क्राइम सीन लग रहा था बिगड़ गया है। कानाफूसी शुरू हो गई। इतना बड़ा जुर्म कौन कर सकता है? क्या ये रॉबरी गॉन रॉन्ग थी या कोई और सिनिस्टर मोटिव था? पुलिस ने सबसे पूछताछ की, दोस्तों, पड़ोसियों, यहां तक कि डोमेस्टिक हेल्प से भी। लेकिन जितना वो इन्वेस्टिगेट करते, उतना ही मिस्ट्री गहरा होता जाता। शुरुआती शक परिवार के गायब नौकर हेमराज पर गया। क्या उसने आरुषि का कत्ल किया था और भाग गया था? मीडिया ने उसे प्राइम सस्पेक्ट बना दिया। लेकिन किस्मत में एक बुरा ट्विस्ट था। हेमराज का शरीर अगले ही दिन टेरेस पर मिला। ऑलरेडी कंफ्यूजिंग केस में और उलझन डाल दी। केओस और कंफ्यूजन के बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। भारतीय तलवार परिवार की नौकरानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आई। वो मर्डर्स वाली रात घर में मौजूद थी। उसने आवाजें सुनी थीं, तलवार के कमरे से धीमी बहस। लेकिन डर की वजह से वो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाई। उसकी गवाही भले ही अधूरी और डर से भरी हो, केस में एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने फोकस मिसिंग सर्वेंट से परिवार पर शिफ्ट कर दिया। भारती की गवाही और फोरेंसिक एविडेंस के साथ पुलिस को तलवार परिवार पर शक होने लगा। गायब मर्डर वेपन, साफ किया हुआ क्राइम सीन और कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स सब उनकी इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। मीडिया ने स्पेक्यूलेशन और रूमर के साथ उन्हें कोल्ड ब्लडेड किलर्स बना दिया, जिन्होंने अपनी ही बेटी का कत्ल किया था। पब्लिक ओपिनियन बदल गई। ट्रायल शुरू होने से पहले ही पेरेंट्स को दोषी मान लिया गया। केस ने एक ड्रामेटिक टर्न लिया। पेरेंट्स, जो कभी ग्रीविंग विक्टिम्स थे, अब अपनी ही बेटी के मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट्स थे। जांच जारी रही। हर नया एविडेंस पजल में जुड़ता गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि मर्डर वेपन एक गोल्फ क्लब था, जो राजेश तलवार का था। पीसेस सही जगह पर आने लगे। भारतीय की सुनी हुई बहस, गोल्फ क्लब और पेरेंट्स के बदलते स्टेटमेंट्स सब एक चिलिंग ट्रूथ की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने थ्योरी बनाई कि राजेश ने गुस्से में आरुषि को हेमराज के साथ देखकर गलती से मार डाला। नुपुर ने अपने हस्बैंड को बचाने के लिए क्राइम को छुपाने में मदद की। ट्रायल शुरू हुआ। पूरे देश का ध्यान खींचा। हर कोई इस केस के आउटकम का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं थी, बल्कि एक मॉरल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट भी थी। लोग कोर्टरूम के बाहर खड़े होकर अपडेट्स का इंतजार करते थे और हर दिन न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स पर इस केस की खबरें छाई रहती थीं। प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पेश किया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पेरेंट्स के एलिज्ड कवर अप पर जोर दिया। उन्होंने डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स और विटनेसेस के टेस्टिमोनीज के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि पेरेंट्स ने ही क्राइम को अंजाम दिया था। हर दिन नए नए ट्विस्ट्स और टर्न्स आते रहे, जिससे कोर्टरूम ड्रामा और भी इंटेंस हो गया। डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि एविडेंस से छेड़छाड़ की गई थी और पेरेंट्स एक बॉच्ड इन्वेस्टिगेशन के शिकार थे। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कई प्रोसीजरल एरर्स किए थे, जिससे केस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। डिफेंस ने यह भी कहा कि पेरेंट्स को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है और असली कल्प्रिट अभी भी बाहर घूम रहा है। ट्रायल सालों तक चला। हर दिन ट्रेजेडी की याद दिलाता रहा। हर हियरिंग के बाद लोगों की उम्मीदें और भी टूटती गईं।
कैलेंडर के पन्ने पलटते रहे, लेकिन जस्टिस का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। जज ने कई बार केस को पोस्टपोन किया, जिससे फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई। मीडिया स्क्रूटनी रिलेंटलेस थी। ग्रीविंग पेरेंट्स की तकलीफ बढ़ा रही थी, जो अब लाइफ इंप्रिजनमेंट का सामना कर रहे थे। हर दिन पापरात्सी उनके पीछे पड़े रहते थे और रिपोर्टर्स उनसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते रहते थे। मीडिया ने इस केस को सेंसेशनलाइज कर दिया था, जिससे पेरेंट्स की पर्सनल लाइफ और भी मुश्किल हो गई थी। केस एक मीडिया सर्कस बन गया। एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट हर डिटेल को डिसेक्ट कर रहे थे। टीवी चैनल्स पर डिबेट्स और डिस्कशंस का सिलसिला चलता रहा और हर कोई अपनी अपनी थ्योरीज पेश कर रहा था। न्यूज़पेपर्स में बोल्ड हेडलाइंस और सेंसेशनल स्टोरीज छपती रहीं, जिससे पब्लिक ओपिनियन और भी डिवाइडेड हो गया। पब्लिक डिवाइडेड रही, कुछ पेरेंट्स को गिल्टी मानते थे, कुछ एविडेंस पर सवाल उठाते थे। प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस का दौर चलता रहा और लोग अपने अपने व्यू पॉइंट्स को लेकर आर्ग्यू करते रहे। इस केस ने सोसाइटी को दो हिस्सों में बांट दिया था और हर कोई अपने अपने तरीके से जस्टिस की मांग कर रहा था। आखिरकार सालों की लीगल बैटल्स और इमोशनल टर्मोइल के बाद वर्डिक्ट आया। कोर्ट ने कंक्लूसिव एविडेंस की कमी और इन्वेस्टिगेशन में लूपहोल्स का हवाला देते हुए तलवार को सभी चार्जेस से बरी कर दिया। वर्डिक्ट पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ ने इसे जस्टिस की विक्ट्री माना, जबकि कुछ का मानना था कि असली कल्प्रिट्स बच गए। केस इंडियन जस्टिस सिस्टम के फ्लॉज की याद दिलाता रहा। तलवार बरी होने के बावजूद ऑर्डियल से स्कार्ड रहे। उनकी बेटी चली गई, उनकी रेप्यूटेशन खराब हुई और ट्रेजेडी ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नोएडा डबल मर्डर केस इतने सालों बाद भी पब्लिक कॉन्शियसनेस में बना हुआ है। ये केस, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में ताजा है। आरुषि तलवार और हेमराज की हत्या ने न केवल एक परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि समाज के कई पहलुओं पर सवाल खड़े कर दिए। ये अनचेक्ड स्पेकुलेशन, मीडिया ट्रायल्स और फ्लॉड जस्टिस सिस्टम के डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की याद दिलाता है। मीडिया ने इस मामले को सेंसेशनलाइज किया, जिससे कई बार सच्चाई की जगह अफवाहों ने ले ली। कोर्टरूम में ड्रामा और बाहर मीडिया फ्रेंजी ने जस्टिस प्रोसेस को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया। मिस्ट्री और ट्रेजेडी से भरा यह केस हमें सिखाता है कि ट्रूथ अक्सर इल्यूसिव हो सकती है और कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। इन्वेस्टिगेटर्स ने कई थ्योरीज पर काम किया, लेकिन डेफिनेटिव आंसर्स मिलना मुश्किल साबित हुआ। यह केस एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और जस्टिस मिलने पर भी इनकम्प्लीट लग सकती है। कई बार लीगल सिस्टम में लूपहोल्स और डिलेज की वजह से जस्टिस डिलेड हो जाती है, जो विक्टिम्स के लिए और भी पेनफुल हो जाता है। ये केस हमें ये भी सिखाता है कि जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की कितनी जरूरत है। इसने थरो इन्वेस्टिगेशंस, अनबायस्ड मीडिया रिपोर्टिंग और साइंटिफिक मेथड्स की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट किया है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और जर्नलिस्ट की रोल इस केस में क्रूशल रही है, लेकिन अनबायस्ड रिपोर्टिंग और थरो इन्वेस्टिगेशन की कमी ने कई बार जस्टिस को हिंडर किया है। और सबसे जरूरी, उन लोगों के लिए एम्पैथी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया है, जिन्होंने बहुत बड़ा लॉस झेला है। ग्रीविंग फैमिलीज के लिए सपोर्ट सिस्टम्स और एम्पैथेटिक अप्रोच की कितनी जरूरत है, ये केस हमें बार बार याद दिलाता है। आरुषि तलवार की कहानी लव, लॉस और जस्टिस की अनएंडिंग क्वेस्ट की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि किसी भी ट्रेजेडी के बाद भी लाइफ आगे बढ़ती है, लेकिन स्कार्स हमेशा रह जाते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को हेडलाइंस से आगे देखने और ट्रूथ को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है, चाहे वो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। ये केस हमें यह भी सिखाता है कि ट्रूथ की तलाश कभी खत्म नहीं होती और हमें हमेशा विजिलेंट रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पेनफुल क्यों ना हो। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग की कितनी जरूरत है और हमें हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए जो किसी ट्रेजेडी से गुजर रहे हैं।